नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आदिवासियों का युवा चेहरा अमरनाथ लकड़ा है। हम लोग बात करेंगे, चंपई सोरेन का बयान आया है। चंपई सोरेन ने कहे हैं कि आदिवासी अस्मिता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम जानते हैं वैसे उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। जोहार जोहार जोहार। क्या कहेंगे चंपई सोरेन के जो बयान आया है उस पर? चंपई दादा जो है, जब से भाजपा ज्वाइन किए हैं तब से उनका एकदम सोचने का, बोलने का तरीका ही बदल गया है। अब एकदम पार्टी के गुलाम की तरह प्रवक्ता बने हुए हैं और जो पार्टी का हाईकमान उनको बोलता है बस वही बयान आके मीडिया में देते हैं। वो बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को बंगाल में वहाँ की ममता बनर्जी जो सीएम है वो नहीं आई उनके प्रोग्राम में, इससे राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे चंपई चाचा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चंपई सोरेन जी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबसे पहले तो द्रौपदी मैडम को एक राष्ट्रपति के तौर पे आप देखिए। राष्ट्रपति पूरे देश के लिए होता है, सभी कौम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष पार्टी के लिए। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा था, जब पूरा मणिपुर जल रहा था, तब कहाँ थी राष्ट्रपति महोदया? एक भी बयान उनका तो हम नहीं सुने। जब संसद भवन का, नए संसद भवन का निर्माण हुआ, संसद भवन की जो सबसे प्रतिष्ठित, उसका जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है संसद भवन का, वो राष्ट्रपति है। क्योंकि संविधान जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सबसे सर्वोच्च अधिकार देता है उसमें, तो उनको ही उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उस समय कहाँ थे चंपई सोरेन जी? उस समय क्या इनको अपमानित महसूस नहीं हुआ? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय भी उनको नहीं बुलाया गया, जबकि राष्ट्रपति महोदया जाति धर्म को छोड़कर अगर देखें तो वो इस देश की प्रथम महिला है, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति का जो ओहदा होता है वो, तो उनको तो बुलाया जाना चाहिए था। उनको भी वहाँ भी नहीं बुलाया गया। तब चंपई सोरेन जी का दिल नहीं टूटा? कई ऐसे मुद्दे, हसदेव जंगल जहाँ 4 लाख से ज़्यादा पेड़ कट रहा, वहाँ पे हजारों आदिवासी जो उस क्षेत्र में रहते थे वो वहाँ से विस्थापित होने को मजबूर है। उनको जबरन वहाँ से भगाया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। जिस प्रकार से आप कहिएगा, जब बेटी को ब्याहता है कोई बाप, बेटी ससुराल जाती है तो पूरा परिवार रोता है, क्योंकि उनको वो एक पल के लिए विश्वास ही नहीं होता है कि हमने जिसको पूरा जीवन संभाल कर रखा उसको किसी और के हाथों में दे दे। वो उनके अंदर एक डर होता है कि क्या इसको किस तरीके से वहाँ रखेंगे, लोग अच्छे से रखेंगे नहीं रखेंगे, बेटी को वहाँ पे तकलीफ होगा नहीं होगा, तरह तरह के मन में आते रहते, बहुत तरह की चीजें होती है। तो उसी तरह से आदिवासी भी अपने जंगल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अगर जंगल जो है वो उसके हाथ से निकलता है तो उसके अंदर भी बहुत सारा डर रहता है कि पता नहीं मेरे जंगल का क्या होगा। वो क्योंकि वो जंगल से उसकी आत्मा जुड़ी हुई है आदिवासी समुदाय की, और उसी जंगल को कोई व्यापारी आता है, लाखों लाख पेड़ मैंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा के कटवा देता है। पूरा आदिवासी समाज उससे मरमहत रहता है, रोता है, बिलखता है, प्रयास करता है कि किसी तरह से इन बड़े बड़े मशीनों को, कटरों को रोक सके, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति महोदया का फर्ज नहीं बनता था कि आदिवासी समाज के लिए वो वहाँ पे कुछ स्टे लगवाए या किसी प्रकार का भी कदम उठाए? उनका एक बयान नहीं आया पूरे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के उजड़ जाने पर भी। इसी तरह अरावली जंगल, अरावली पर्वतमाला को उसी पूंजीपति को देने के लिए केंद्र सरकार ने पर्वतमाला का डेफिनेशन ही बदल दिया। बोला कि ये पर्वत नहीं है, इसको संरक्षित रखने का जरूरत नहीं है, इसको खोद सकते हैं। उससे क्या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उससे क्या प्राकृतिक बदलाव आएंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर क्या राष्ट्रपति जी का ध्यान कभी नहीं गया? क्यों उस पर एक बयान भी आज तक नहीं दिया उन्होंने? लद्दाख 6वीं अनुसूची की मांग जनता ने की नहीं की मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने भाजपा का मैनिफेस्टो देखा है, चुनाव से पहले का उनका मैनिफेस्टो। उसमें पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है कि अगर भाजपा वहाँ पे जीत के आती है तो लद्दाख को 6वीं अनुसूची का दर्जा देगी। ठीक है, क्यों?
क्योंकि वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो, और वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। उनको संरक्षित रखने के लिए 6वीं अनुसूची का वादा भाजपा के मैनिफेस्टो में, लेकिन नहीं दिया। जीत के आने के बाद काफ़ी समय तक लोकतांत्रिक तरीके से मांगने के बाद जब नहीं दिया तो लोगों ने वहाँ पे धरना दिया। वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा था, शांतिपूर्ण, किसी ने किसी प्रकार का कोई अपरिहार्य काम नहीं किया। बावजूद उसके सरकार ने क्या किया कि उनको अनसुना कर दिया। वो 60 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनका जो लीडर था, जो हैं सोनम वांगचुक जी, एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी सेनाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें, ऐसे उपकरण बनाए जो इसकी वजह से हमारी सेना के लोग सियाचिन ग्लेशियर में भी जाके ड्यूटी कर पाते हैं। उनके इन सभी कंट्रीब्यूशन को, देश के लिए जो भी योगदान उन्होंने दिया, उसको नज़रअंदाज करते हुए केंद्र सरकार ने उनको उठा के जेल पे ठूस दिया बिना कारण के। लगभग 3 महीने से वो जेल में सड़ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल आज के समय में कहे तो बहुत बुरे हालत में है वो। शायद ऐसा ना हो कि बिरसा मुंडा जी की तरह उनको भी जेल में ही मार दिया जाए बीमार करके। उसके बाद तो मेरा ये कहना है कि जब इस तरह का जब मुद्दा आ रहा है जहाँ पे राष्ट्रपति जी को एक स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पर वो स्टैंड नहीं लेती। 6वीं अनुसूची नहीं दिलवाती है लद्दाख को। अरे आप दिलवाइए मत दिलवाइए, कम से कम आप एक वार्ता तो कीजिए वहाँ के लोगों के साथ। आप तो वो भी नहीं करते हैं। तब क्या चंपई चाचा को तकलीफ नहीं होता? तब उनको नहीं लगता है कि आदिवासी समाज के साथ माने गलत हो रहा है और हमको यहाँ पे मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ों को। उसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप दूसरे जगहों को छोड़ दीजिए, झारखंड का ही आप देख लीजिए। यहाँ पे हमको लगता है एक पेड़ काटने और एक पेड़ के टहनी डाली काटने के आरोप में कितने आदिवासी लोग जेल में बंद हैं। फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा अरेस्ट किया गया है लोगों को, क्योंकि वो टांगी लेके जंगल गया था, बसला लेके गया था जंगल। उसको अरेस्ट करके कि इसके मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने एक पेड़ काटा है, उसके लिए उनको जेल में सड़ा दिया गया। तो बेचारा गरीब आदमी ना कोर्ट कचहरी जानता है, ना उसके पास पैसा है वकील लाने का, जेल में सड़ रहा है। उसके परिवार वाले बेचारे किसी तरह तरस रहे हैं, जी रहे हैं किसी तरह से। अब क्या चंपई चाचा को ये नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रपति महोदया इस पे एक एक्शन ले सकती थी, एक बयान जारी कर सकती थी? सॉरी, करना चाहिए था उनको ये चीज। क्यों? जब 4 लाख पेड़ कोई काट रहा है, वो जेल नहीं जा रहा है, तो कोई एक आध पेड़ या उसकी टहनी काटने पे जेल में क्यों सड़े? नियम आप वहां बदल सकते हैं पेड़ को काटने के प्रति, तो यहाँ क्यों नहीं बदल सकते हैं? ये लोग तो अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी जलावन के लिए काट के ला रहे थे। ये तो कोई कॉर्पोरेट है नहीं जो उससे बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, महल बना रहे हैं। तो फिर ये आदमी क्यों जेल में सड़े सालों साल तक? और वो 4 लाख 10 लाख पेड़ काट के, 4 लाख पेड़ तो हसदेव में काट रहा है। पूरा अंडमान निकोबार में मुझको लगता है वहां पे तो करोड़ों की संख्या में पेड़ काटने वाला है वो। वहां पे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो करने जा रहा है। तो ये दोहरा नजरिया क्यों? क्या यहाँ पे राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? नहीं करती हैं तो क्या चंपई चाचा को उसमें तकलीफ नहीं होता है? और क्यों नहीं होता है चंपई चाचा को? होना चाहिए। पार्टी का गुलामी, मैं चंपई चाचा से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पार्टी का गुलामी के ऊपर उठिए, लोक हित में काम कीजिए। आप पहले भी सर्वमान्य लीडर थे, आगे भी होंगे, लेकिन पहले की तरह आपको जनता के लिए काम करना होगा, ना कि पार्टी के लिए। पार्टी के लिए धंगराई कीजिएगा, वो स्वीकार नहीं है। अच्छा, ये पूरे जो प्रकरण है, मैंने आपके अनुसार से विवाद असली मुद्दा क्या है, राजनीति या आदिवासी अस्मिता का? असली मुद्दा बंगाल का चुनाव है, राजनीति है कि कैसे वहां पे आदिवासी वोट का ध्रुवीकरण किया जाए। यही मेन मुद्दा है और कुछ नहीं है इसके पीछे मुद्दा। क्योंकि जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का आरोप है कि ममता बहन आई नहीं वहाँ पे मेरे प्रोग्राम में, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार उनको आना चाहिए था, सीएम को होना चाहिए था। तो ऐसे कई ऐसी मैंने उनकी यात्राएं हैं राष्ट्रपति मैडम की, इससे पहले भी अन्य राज्यों में, खास करके जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ, मध्य प्रदेश भी, यूपी भी बहुत बार गई है। कभी तो मैंने नहीं देखा कि योगी जी साथ में आए हो मंच पे, प्रोटोकॉल का पालन किया हो। वहाँ पे उनको तकलीफ नहीं लगा कि यहाँ का सीएम क्यों नहीं आया। और भी अन्य राज्यों में जाती हैं, राजस्थान में भी गई थी, वहाँ भी सीएम नहीं पहुँचे।
तो क्या वहाँ पे उनको तकलीफ नहीं लगा कि हमारे सीएम हमको क्यों नहीं आया, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, सिर्फ बंगाल में ही क्यों? तो इन सब चीज़ों को देख के समझ में आता है ये सब कुछ सेट था, पहले से एक प्लान्ड एजेंडा था और उसके तहत ये राजनीति की जा रही है। क्या नेताओं द्वारा आदिवासी पहचान को चुनावी राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है? आदिवासी का इस्तेमाल किया जा रहा है मैंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे कि आदिवासी वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया और एक एजेंडा तैयार किया गया। अब इसी राष्ट्रपति माने आदिवासी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी जी, उनके इस मामले को लेके राजनीति वहाँ पे चलेगी। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जनता के बीच में बंगाल में इसी मामले को लेके राजनीति किया जाएगा चुनाव तक। आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकार की रक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? सबसे जरूरी कदम ये है कि चाहे आप किसी भी पद में हो, चाहे आप चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, आदिवासियों के लिए दिए गए संवैधानिक अधिकारों का पूर्णतः पालन करें और उसको लागू करवाने की कोशिश करें, क्योंकि संविधान में दिया हुआ एक एक अधिकार जो है वो सही है और वो अगर मिल जाए तो आदिवासी मुख्य धारा में पहुंच पाएंगे। लेकिन उसका आज तक आज़ादी के इतने सालों तक आज तक अब देखिए झारखंड में पेशा कानून अभी जाके लागू हुआ, जबकि 1996 में बना था। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये 5वीं अनुसूची के बारे में मुझको लगता है झारखंड अभी कुछ 8-10 सालों पहले जाना, उससे पहले किसी ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप देखिएगा ट्राइबल सब प्लान का पैसा यहाँ सरकार का जहाँ खर्च होना चाहिए आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए वहाँ नहीं हो पा रहा, जबकि ट्राइबल सब प्लान जो है आर्टिकल 275 में जो व्यवस्था किया गया संविधान में, वो आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए, प्योरली आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, उस मत को रखा गया। आज आदिवासियों का विकास कैसे होगा? अच्छी शिक्षा से, अच्छे रोजगार से, व्यापार से, तब तो जाके आदिवासी मुख्य धारा में जुड़ेंगे। लेकिन आज व्यापार के लिए जब भी कोई आदिवासी आगे जाता है तो उसको खासी दिक्कत आती है लोन मिलने में। क्यों? क्योंकि आदिवासियों की जमीन यहाँ CNT एक्ट के अंदर आती है, जिसको बैंक मॉर्गेज नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ क्या ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, जो प्योरली आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए संविधान में निहित है, जिसका प्रावधान किया गया है, उस पैसे से आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स को क्या मदद नहीं मिलनी चाहिए थी? केंद्र की, राज्य की बहुत सारी योजनाएं हो सकती है या है, जैसे मुद्रा योजना है केंद्र की, उसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है 1 करोड़ तक का। तो इसी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी आदिवासियों के मामले में योजना लाने में क्यों नहीं हो सकती ट्राइबल सब प्लान का पैसा को यूज करके? तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे होल एंड सोल, तो अगर जो भी संविधान में बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जो संविधान में पहले से निहित है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अधिकारों को आदिवासी समाज को दिया जाए तो आदिवासी का डेवलपमेंट होगा और संरक्षण भी होगा। क्या आदिवासी अस्मिता आज भी राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन रही है? बिल्कुल, राजनीति तो हो ही रहा है आदिवासी के ऊपर, सिर्फ राजनीति ही हो रहा है, उसके वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आदिवासी नेताओं और अस्मिता के लगातार बात करते हैं, तो इसका किस तरह से आप लोग समाज को जवाब देना चाहिए? समाज को एकजुट होकर वोट के माध्यम से, चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हमारे पास जवाब देने का वही एक माध्यम है। लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव के समय सही व्यक्ति का चुनाव करें और गलत व्यक्तियों को वहाँ से व्यवस्था से हटाकर एक जवाब दें। और दूसरा है जो व्यक्तिगत हम कहेंगे कि सिर्फ सभी चीज़ें नेताओं के ऊपर भी निर्भर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जनता के ऊपर भी निर्भर हैं। कोशिश करें अच्छे से अच्छे शिक्षा लेने की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की, ठीक है, लेजिस्लेशन में तो खैर जाना ही है, उसके अलावा जुडिशरी में, कोर्ट कचहरी में भी जाएं, क्योंकि ज़्यादातर मामले आदिवासियों के जो ज़मीन के मामले फंसते हैं कोर्ट कचहरी में जाते हैं। और लोग जानते हैं कि आदिवासी के पास ना पैसा है ना कानूनी ज्ञान है, इसलिए बहुत सहज माध्यम बन गया है आदिवासी की ज़मीन लूटने के लिए। उसके ज़मीन पे विवाद कर दो और उसके बाद कोर्ट में घसीटते रहो, कुछ साल के बाद वो खुद हिम्मत हार के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ जाएगा, तब उससे जैसे चाहो वैसे लिखवा लो अपनी ज़मीन, उसकी ज़मीन को। तो इसलिए संवैधानिक
ज्ञान और माने कानूनी लड़ाई का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उस सेक्टर में भी जाना चाहिए। इस तरीके से ही बहुत जैसे व्यापार के सेक्टर में भी आना चाहिए, क्योंकि व्यापार के सेक्टर में आएंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे बनाएंगे तो उससे रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा, वेलफेयर के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए इन सभी बहुउद्देशीय योजनाओं या बहुत तरह की क्या बोलेंगे, एक तो सभी डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है समाज को भी, और जो यहाँ की व्यवस्था उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। आप सुने अभी अमरनाथ लगा की बात। हम लोग बात शुरू करें चंपई सोरेन के बयान पर कि इस आदिवासी अस्मिता की बात को लेकर के वो कह रहे थे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह से अमरनाथ बताया कि चंपई सोरेन की जिस बात पर, अस्मिता की जो बात है, अगर बीजेपी के लोग एक ही आदि पर दो तरह के कानून करते हैं, कॉर्पोरेट धारने के अलग कर देते हैं, आदिवासी समाज के अलग कर देते हैं। एक उदाहरण दिए कि अगर एक आदिवासी जाता है जंगल में, एक पेड़ छोटा सा काटता, डाली काटता है तो उसको जेल हो जाता है। ऐसे कई आदिवासी हैं कि जेल के अंदर हैं, लेकिन वहीं पर कई 100 सैकड़ों हजारों में जो पेड़ काट रहे हैं उनको अलग से नियम बना करके जल जंगल जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं पर ये भी कहे कि कहीं दूसरे राज्य में अगर राष्ट्रपति जाते हैं तो यूपी की बात की कि हाँ, योगी जी को तो कभी नहीं देखे कि वो एक राष्ट्रपति के साथ मंच पर आए हैं। लेकिन जब बंगाल में, जहां अगर बीजेपी का सरकार नहीं है, वहां कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से इन लोग ये बनाते हैं और उसका एक निकालते हैं कि आदिवासी को किस तरह से भ्रमित किया जाए, उनका वोट को कैसे तोड़ा जाए, तमाम ये सब बात कहे। इसी पर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जब चुनाव आता है तो नए नए हथकंडे अपनाते हैं, तो आदिवासी समाज को उसके लेकर कभी सोचना और समझना चाहिए, उनके बातों को समझना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय भी इस तरह के पहचान, अस्मिता या तमाम बीजेपी के लोग क्यों करते हैं। और एक चीज़ जो चंपई सोरेन जी कह रहे हैं उसका हम और एक उदाहरण देंगे। दूर कहीं नहीं, झारखंड में ही जब हमारे सीएम पद में बैठे हुए हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल ले जाया गया, सीएम पद से इस्तीफा दिलवा के, उस समय चंपई जी को ये महसूस नहीं हुआ कि आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है? क्या राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, तो उसी तरह क्या सीएम मुख्यमंत्री का पद क्या एक संवैधानिक पद नहीं है? उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए था? अगर हेमंत सोरेन जी में कुछ था तो फिर इतनी जांच के बाद फिर उनको छोड़ क्यों दिया गया? उन पे जांच साबित क्यों नहीं हुआ, आरोप साबित क्यों नहीं हुआ? जब आरोप आपके पास पुख्ता सबूत ही नहीं थे तो आपने उनको सीएम पद पे रहते हुए अरेस्ट कैसे किया? तो वहाँ पे भी चंपई सोरेन जी का मन आहत होना चाहिए था कि हमारे आदिवासी बेटे, चाहे जो भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, जो भी है आदिवासी बेटा है, उसको इस तरीके से अरेस्ट किया जाना किस तरीके, मैंने कहाँ से उचित लगा इनको? उस समय तो बहुत नाच रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि अपमान हुआ। तो ये दोहरा चरित्र छोड़ दे। झारखंड की जनता दोहरा चरित्र पहचानना सीख गई, पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप सुने अमरनाथ जी के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन के कई उदाहरण दे के बता रहे हैं कि इस तरह के दोहरा चरित्र छोड़ देना चाहिए, या इस तरह से हम कहें कि चंपई सोरेन के अमरनाथ जी मुंहतोड़ जवाब ही दिए। वो जो लगातार जिस तरह से आदिवासी को लेकर के लोग भ्रमित मुद्दों के या बातों को लेकर भ्रमित करते रहते हैं, उसको लेकर के, तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।